संगम नगरी प्रयागराज की पावन रेती पर हर साल की तरह इस बार भी आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से ओतप्रोत माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है। माघ मेला 2026 की शुरुआत कल पौष पूर्णिमा के पहले स्नान से हो जाएगी और इसका समापन 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के साथ हो जाएगा। इस बार माघ मेला लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्र में बसाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए मेला क्षेत्र में 17 पुलिस स्टेशन और 42 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा 5000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। माघ मेले की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 17 फायर स्टेशन बनाए गए हैं। साथ ही एटीएस और एनएसजी कमांडो भी यहां पर तैनात रहेंगे। पूरे मेला क्षेत्र में 400 से ज्यादा एआई आधारित कैमरों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जाएगी, जिससे हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके। एहतेशाम सिद्दीकी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ रहे हैं। एहतेशाम, किस तरह की तैयारी वहां पर माघ मेले को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले की पूरी तैयारी कर चुकी है। कल 3 जनवरी से माघ मेले का शुभारंभ हो रहा है। 44 दिनों तक चलने वाला माघ मेला 2026 में तकरीबन 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी तैयारी पहले भी कर चुकी है जब वो कुंभ हुआ था, और वो हर चीजों से निपटने के लिए तैयार है। 800 हेक्टेयर में फैला माघ मेले क्षेत्र में घाटों की सफाई से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर टेंट रहने तक सुरक्षा व्यवस्था, एआई कैमरे को सभी तरीके से लैस कर दिया गया है। साथ ही पुलिस के बूथ भी बनाए गए, फायर ब्रिगेड की टीम भी तैनात की गई है। खुद सौम्या अग्रवाल जो वहां के कमिश्नर हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही, मेला अधिकारी खुद वहां पे डटे हुए हैं और पल पल की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जा रही। साथ ही आपकी माघ मेले में एक लोगो जारी किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि QR ऐप के जरिए भी लोगों को वहां की मैपिंग की जानकारी दी जाए। साथ ही जो देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए भी सुविधाओं का खास तौर से ख्याल किया गया है। साथ ही पूरे इलाके को प्रबंधित किया जाएगा। माघ मेले को लेकर हर तरह की सुविधाओं का खास ख्याल किया जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि सरकार ने जिस तरह से कुंभ में इंतजाम किया था, उसी तरह माघ मेले का इंतजाम किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहतेशाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का एक और प्रभावी एग्जाम्पल देखने को मिला, जब सेना के एक दिवंगत मेजर की बेटी अपने ही घर पर दबंगों के अवैध कब्जे की वजह से कई सालों से दर-दर भटक रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के महज 24 घंटे के अंदर न सिर्फ अपना मकान वापस मिला, बल्कि आरोपियों को जेल भी भेज दिया गया। इस कार्रवाई ने प्रदेश में अवैध कब्जों के खिलाफ सरकार के सख्त रुख को फिर से उजागर किया है। पीड़िता अंजना के पिता स्वर्गीय बिपिन चंद्र भट्ट भारतीय सेना में मेजर थे। उनका लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित A418 नंबर का मकान है। साल 1994 में पिता के निधन के बाद परिवार बिखर गया और भाई और एक बहन की भी जान चली गई, जिसके बाद अंजना अकेली रह गई। इस स्थिति का फायदा उठाकर चंदौली निवासी बलराम यादव और उसके साथी मनोज कुमार यादव ने अंजना को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और फर्जी दस्तावेज के जरिए मकान पर कब्जा कर लिया। लगातार उत्पीड़न के चलते अंजना को जो फ्रेनिया के शिकार हो गई और वर्ष 2016 से एक रिहैब सेंटर में उनको भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा था। और जब उन्हें अपने मकान पर अवैध कब्जे की जानकारी मिली तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई में देरी होती रही। आखिरकार बुधवार को वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंची, अपनी बात बताई और जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम के आदेश के मिलते ही प्रशासन और पुलिस हरकत में आई और गुरुवार दोपहर से ही पहले अंजना को उनके मकान का कब्जा दिला दिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपने घर में दोबारा कदम रखते ही अंजना भावुक हो गई और खुशी के आंसुओं के साथ उन्होंने कहा, थैंक यू योगी अंकल, गॉड ब्लेस यू। ये मामला सिर्फ एक पीड़िता को न्याय मिलने की बानगी नहीं है, बल्कि भू माफियाओं के खिलाफ यूपी में होने वाली सख्त कार्रवाई का भी मजबूत संदेश है। देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पहचान बन चुका इंदौर, जिसकी साख पर अब जहरीले पानी का गहरा दाग लगा। भागीरथपुरा इलाके में मची तबाही के पीछे दूषित पानी ही जिम्मेदार था। इसकी पुष्टि महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की ताजा लैब रिपोर्ट्स कर चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्र में सप्लाई किया जा रहा पानी पूरी तरीके से दूषित था और इसी की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हुई। सीएमएचओ डॉक्टर माधव ने यह साफ कर दिया कि जांच में पानी के दूषित होने की पुष्टि हुई, जिससे गंभीर इन्फेक्शन फैला, बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़े। और वहीं पर कलेक्टर शिवम वर्मा का कहना है कि डिटेल रिपोर्ट का इंतजार अभी किया जा रहा है और मेडिकल कॉलेज में पानी के सैंपल का कल्चर टेस्ट भी हो रहा है।
इंदौर में दूषित पानी से हुई लोगों की मौत के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही करार दिया है। इस मामले में इंदौर नगर निगम ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की है। तो वहीं अभी तक हाईकोर्ट में 3 याचिका दाखिल की गई है। पहली 2 याचिका पर 6 जनवरी को सुनवाई होनी है, जबकि तीसरी याचिका पर 19 जनवरी को सुनवाई होगी। इंदौर में अब तक 1714 घरों का सर्वे किया जा चुका है और 8571 लोगों की जांच हुई है। कुल 272 मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए थे, जिनमें से 201 अभी भी भर्ती हैं और 32 की हालत गंभीर होने के कारण आईसीयू में इलाज चल रहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी स्वीकार किया कि भगीरथपुरा के पेयजल में सीवेज का पानी मिल गया था। उनका मानना है कि चौकी के पास मौजूद लीकेज वाली इस पूरे संकट की सबसे बड़ी वजह हो सकती है और जहां से गंदा पानी पीने के पानी में पहुंच गया। और मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया और आयोग ने एमपी सरकार के मुख्य सचिव को भी नोटिस जारी किया और 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले में अपर आयुक्त और जल विभाग के इंजीनियर पर कार्रवाई की है। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों ने प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिकों के मूल अधिकारों को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार दूषित पानी में हैजा जैसे घातक बैक्टीरिया हो सकते हैं। ड्रेनेज के पानी में टॉयलेट का वेस्टेज, बाथरूम और कपड़े धोने का गंदा पानी, साबुन, वॉशिंग पाउडर, फर्श साफ करने वाले केमिकल्स शामिल होते हैं और इसमें कॉमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट भी मिल जाए तो यह मिश्रण और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जब ऐसा सीवेज पानी में मिल जाता है तो वो ज्यादा विषैला बन जाता है और गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में इस समय हालात तनावपूर्ण हैं। वाल्मीकि प्रतिमा के अनावरण समारोह से ठीक पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कल्याण राज्य प्रगति पक्ष के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में एक व्यक्ति की मौत हुई, जिससे इलाके में दहशत है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी और केआरपीपी विधायक जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के बीच हुए इस टकराव के दौरान गोलियों की आवाज भी सुनाई। दरअसल दोनों पक्ष में बैनर लगाने को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के समर्थक जनार्दन रेड्डी के घर के सामने बैनर लगाने के लिए पहुंच गए थे। इस पर जनार्दन रेड्डी के समर्थकों ने आपत्ति जताई। पहले बहस हुई और फिर मामला देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी देखने के लिए मिली। हिंसा बढ़ने पर भरत रेड्डी के करीबी और पूर्व मंत्री सतीश रेड्डी भी मौके पर पहुंचे। आरोप है कि उनके एक गनमैन ने हालात काबू करने के लिए हवा में 2 राउंड फायरिंग की और जिसके बाद राजशेखर नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे कांग्रेस का समर्थक बताया जा रहा है। इस घटना के बाद हालात और बिगड़ गए और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। इस घटना को लेकर दोनों पक्षों के नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी ने कहा कि बैनर सार्वजनिक सड़कों पर लगाए गए थे और जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर बैनर लगाने का आरोप गलत है। वहीं केआरपीपी विधायक जनार्दन रेड्डी ने कांग्रेस पर निजी गनमैन को लाने और साजिश रचने का भी आरोप लगाया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। भीड़ जुटने पर रोक लगा दी गई है और स्थिति नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया गया। भारतीय सेना ने साल 2026 को नेटवर्किंग, डेटा और साथ ही सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया। सेना का कहना है कि इस पहल से कनेक्टिविटी, रियल टाइम निर्णय क्षमता और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस में बढ़ोतरी होगी, जिससे भविष्य की चुनौतियों के लिए सेना और ज्यादा अलर्ट सक्षम बनेगी। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना पूरी सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ देश की सुरक्षा कर रही है। नए साल के संदेश में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना इस समय परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। आत्मनिर्भरता और नवाचार हमारी सैन्य शक्ति की नींव है। स्वदेशी तकनीकों के प्रभावी उपयोग, नए विचारों और निरंतर सुधार के जरिए सेना को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता अहम भूमिका निभा रही है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ किया कि भारतीय सेना पूरी सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ देश की सुरक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष शत्रु की नापाक साजिशों का ऑपरेशन सिंदूर के तहत ठोस और निर्णायक जवाब दिया गया था और यह अभियान अभी भी जारी है और इससे सेना के परिचालन क्षमता और रणनीतिक मजबूती का संदेश जाता है। गौरतलब है कि इससे पहले सेना ने 2024 और 25 को प्रौद्योगिकी आत्मसात का वर्ष घोषित किया था। वहीं गुरुवार को सेना प्रमुख ने दिल्ली कैंट स्थित बेस हॉस्पिटल का दौरा कर इलाजरत जवानों और पूर्व सैनिकों से मुलाकात की, उनके जज्बे की सराहना की और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हर तरफ हिंसा, अराजकता का माहौल बना है और इसी कड़ी में बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक पर भीड़ ने हमला कर दिया।
ये पूरा मामला शरीयतपुर जिले से जुड़ा है, जहां खोकन दास नाम के एक हिंदू युवक पर कट्टरपंथी भीड़ ने हमला किया और उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। ये घटना ऐसे समय में हुई जब बांग्लादेश पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता और सांप्रदायिक तनाव की चपेट में है। इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश में तनाव चरम पर पहुंचा हुआ है। 12 दिसंबर को ढाका में गोली लगने के बाद सिंगापुर में इलाज के दौरान हादी की जान चली गई थी। इसके बाद से कट्टरपंथी संगठन बांग्लादेश में सड़कों पर उतर आए और हिंसा का दायरा तेजी से बढ़ता गया। इस हिंसा की आग में सबसे ज्यादा निशाना अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोग बन रहे हैं, जिन पर लगातार हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। अब ताजा मामला 31 दिसंबर का है, जब शरीयतपुर के तिलोई इलाके के खोखन दास पर धारदार हथियार से हमला किया गया और इसके बाद उनको जलाने की कोशिश की गई और जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके पहले 29 दिसंबर को मैमन सिंह जिले में 40 साल के ब्रजेंद्र विश्वास की हत्या कर दी गई थी। उसके पहले 24 दिसंबर को राजबाड़ी जिले में अमृत मंडल और 18 दिसंबर को दीपू चंद दास की जिंदा जलाकर हत्या की गई थी। और इन सभी वारदातों के पीछे अलग अलग कारण सामने आए, लेकिन पीड़ित हर बार हिंदू समुदाय से ही होते हैं। बांग्लादेश में महज पिछले 20 दिन में 3 हत्याएं और एक गंभीर रूप से घायल होने की घटना सामने आई है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर इसने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बांग्लादेश में हादी की मौत के बाद फैली हिंसा ने पहले से अस्थिर हालात को और बिगाड़ दिया है। दरअसल 2024 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना की सरकार की विदाई और मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़े हैं। बांग्लादेश मानवाधिकार संगठन के मुताबिक अगस्त 2024 के बाद से अब तक 2900 से ज्यादा हिंसक घटनाएं दर्ज की गई हैं। मैमन सिंह जैसे जिलों में जहां कभी हिंदुओं की आबादी 78% के आसपास थी, अब घटकर मात्र 9% रह गई है। लगातार हमलों और अफवाहों और डर के माहौल ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को गंभीर संकट में डाल दिया है। ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ भड़के विरोध प्रदर्शन नए साल की शुरुआत के साथ और ज्यादा तेजी से हिंसक हुए। बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बेकाबू महंगाई, गहराते मुद्रा संकट के विरोध में शुरू हुआ यह आंदोलन अब एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रदर्शन के दौरान कई प्रदर्शनकारियों की मौत की खबरें आई, जबकि सुरक्षा बलों के एक सदस्य ने भी जान गंवाई और 13 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। शुरुआत में ये विरोध प्रदर्शन राजधानी तेहरान और कुछ बड़े शहरों तक सीमित था, लेकिन अब इसकी आग ग्रामीण इलाकों तक फैल गई है। पश्चिमी शहर लोरदेगन, कोदश्त और इस्फहान प्रांत से प्रदर्शनकारियों की मौत की पुष्टि हुई है। ईरानी मीडिया और मानव अधिकार संगठन के मुताबिक कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच सीधी झड़प हुई। तेहरान में विश्वविद्यालयों के छात्रों ने सड़कों पर उतरकर तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगाए और 1979 की इस्लामिक क्रांति में सत्ता से हटाए गए शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे रजा पहलवी के समर्थन में नारेबाजी की। अमेरिका में निर्वासन रह रहे रजा पहलवी लगातार सोशल मीडिया के जरिए इन सत्ता विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मौजूदा शासन के रहते ईरान की आर्थिक स्थिति और बदतर होती जाएगी। उन्होंने कहा कि वो जनता के साथ खड़े हैं, ये संघर्ष न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए है और इसकी जीत तय है। रजा पहलवी के समर्थन में लग रहे नारे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आंदोलन अब सिर्फ आर्थिक मांगों तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता परिवर्तन की मांग तक पहुंच चुका है। दिसंबर 2025 में ईरान की महंगाई दर करीब 42.5% तक पहुंच गई थी और 2025 में ईरानी रियाल डॉलर के मुकाबले लगभग आधी वैल्यू खो चुका था। दरअसल पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई। दक्षिणी फार्स प्रांत के मरोदश्त समेत कई इलाकों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और कई प्रांतों में गिरफ्तारियां भी हुई। सरकार ने सुरक्षा कड़ी करने के साथ साथ संवाद का संकेत भी दिया है, लेकिन हालिया घटनाक्रम साफ कर रहे हैं कि यह विरोध प्रदर्शन अब ईरान के लिए एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट का कारण बन रहा है, जिसका असर क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी पड़ सकता है। KFC और पिज्जा हट की ऑपरेटर कंपनी सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड अब देवयानी इंटरनेशनल में मर्ज होने जा रही है और इस विलय के साथ भारत के क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेक्टर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। डील की शर्तों के तहत सफायर फूड्स के हर 100 शेयरों पर देवयानी इंटरनेशनल 177 शेयर जारी करेगी। मर्जर के बाद बनने वाली संयुक्त कंपनी को बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल फायदे मिलने की उम्मीद है। कंपनी के मुताबिक मर्जर पूरा होने के 2 से 25 करोड़ रुपए तक की सालाना सिनर्जी हासिल हो सकती है। इसमें लागत में कमी, सप्लाई चेन में सुधार और ब्रांड ऑपरेशंस को और अधिक कुशल बनाने जैसे फायदे शामिल हैं। इस विलय के बाद देवयानी इंटरनेशनल भारत की सबसे बड़ी QSR ऑपरेटर कंपनीज में शुमार हो जाएगी।
KFC और पिज्जा हट के पूरे भारतीय फ्रेंचाइजी राइट्स एक ही कंपनी के पास आ जाएंगे, जिससे कंपनी की बाजार में पकड़ और मजबूत होगी। साथ ही श्रीलंका जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी देवयानी की मौजूदगी और विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मर्जर से भारतीय फास्ट फूड बाजार में प्रतिस्पर्धा और तेज होगी, खासतौर पर मैकडॉनल्ड्स की ऑपरेटर वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड और डोमिनोज की पेरेंट कंपनी जुबिलेंट फूड वर्क्स पर दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर यह डील QSR सेक्टर में शक्ति संतुलन को नए सिरे से परिभाषित कर सकती है। और इसी खबर के साथ न्यूज 4.0 में आज के लिए फिलहाल इतना ही।